ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज। तो आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कुछ सेकंड लेसन से रिलेटेड होते हैं, यानी मेटल एंड नॉन मेटल से। तो मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपको एज यूजुअली पता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होंगी कि मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मेटल्स की नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इनकी मेटलिक फिजिकल बिहेवियर, केमिकल बिहेवियर, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है ये चैप्टर। तो इन्हीं से मिलता जुलता कुछ क्वेश्चंस भी हम इसमें करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि इन क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि मेटलाइट क्या होता है, डिफाइन मेटलाइट। यानी हमें क्या करना है, मेटलाइट को डिफाइन करना है, वो भी एक एग्जाम्पल के साथ में। तो एलिमेंट शोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। ऐसे एलिमेंट जो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं ना, उनको हम मेटलाइट्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं सिलिकॉन है और आर्सेनिक है, ये दोनों ऐसे हैं जो मेटलाइट्स का काम करते हैं। यानी ये मेटलाइट्स ही हैं। जो मेटलाइट्स एक्चुअली में उनको बोलेंगे जिसके अंदर मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, तो इनको मेटलाइट्स बोला जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम वन मेटल एंड वन नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। यानी एक ऐसा मेटल और एक ऐसा नॉन मेटल आपको बताना है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता हो। तो सबसे इजी है मरकरी। सबसे पहले आपने मेटल का नाम देखा होगा, मत सुना होगा, मरकरी। और नॉन मेटल में अगर देखा जाए तो ब्रोमीन। ये दोनों ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में एग्जिट करते हैं। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा और इनको कॉपी में करना भी है। Why are ionic compound generally hard and brittle? आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, जनरली हार्ड क्यों होते हैं, ब्रिटल क्यों होते हैं, इनके बारे में बता। आयनिक कंपाउंड की बात करें, ध्यान रखिएगा, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, दे आर फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पे फोकस कीजिएगा ध्यान से। दे आर फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होने की वजह से, और इनमें जो होता है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटिवली चार्ज आइन। यानी एक पॉजिटिव चार्ज आइन होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज आइन होता है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, कैसे हार्ड एंड ब्रिटल। व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम रिएक्ट विद वाटर। क्या होगा जब सोडियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ? तो आंसर में क्या लिखेंगे, सोडियम रिएक्ट वाइग्रोसली with the water forming the sodium hydroxide and hydrogen gas। और इसके साथ में रिएक्शंस को लिखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो आपको रिएक्शंस आप पे फोकस कर रहे हो, जो देख रहे हो सकता है कुछ जिगजैग फॉर्मेट दिख रही हो, तो आपको जो प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है ना इसका रिएक्शन, वो लिखना है ऐसे करके 2Na प्लस 2H2O gives out 2NaOH प्लस H2। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इस तरीके से रिलीज हो गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर देखें जाए कि कैरोसिन के अंदर किस मेटल को स्टोर किया जाता है और क्यों किया जाता है, तो सोडियम एंड पोटेशियम दो ऐसे स्ट्रॉन्गली रिएक्टिव मेटल होते हैं विच रिएक्ट वाइकोसली विद द एयर एंड वाटर, जो एयर और वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, इसीलिए इनको कैरोसिन के अंदर स्टोर करके रखना पड़ता है। ऐसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आएंगे। तो गिव रीजन है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जनरली हमें पता है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसका रीजन क्या है? जिसका रीजन है, मेटल्स आर द फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन। मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है कंडक्शन के लिए, जो कैरी करके ले जाते हैं करंट को एक जगह से दूसरी जगह। और ऐसी नॉन मेटल से पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसका क्या रीज़न हो सकता है? यानी ये भी पुअर कंडक्टर होते हैं, ये कंडक्ट नहीं करते। इसका रीज़न है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इनके पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जो मेटल्स के पास हैं, इसलिए ये कंडक्ट नहीं करते, जबकि मेटल्स करते हैं। वाई डू द कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर यूजली यूज फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन। बहुत देखा होगा आपने कि जो भी ट्रांसमिशन के जो वायर्स होते हैं वो आपको फिर तो कॉपर के फॉर्मेट में मिलेंगे, एल्यूमिनियम में। ये ऐसा क्यों होता है? तो इसका सिंपल सा रीज़न है, बोथ आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डक्टाइल। और इनसे वायर बनाए जा सकते हैं और ये गुड कंडक्टर होते हैं, इसीलिए इनको यूज़ किया जाता है। अब हमें क्या डिफ्रेंशिएट करना बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी एंड कंडक्टिविटी।
इन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। तो नीचे आप देख सकते हैं पूरा पैराग्राफ में आराम से इसीलिए क्लियरली दिख रहा होगा आपको। तो सबसे पहले तो प्रॉपर्टी का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर मेटल्स लिखे हुए हैं और नॉन मेटल जिसके बारे में आपको बात करनी। तो मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी को अगर देखा जाए तो मेलिबल होते हैं, मेटल्स मेलिबल होते हैं और नॉन मेटल नॉन मेलिबल होते हैं। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को देखा जाए तो डक्टाइल में ये डक्टाइल होते हैं लेकिन, और नॉन मेटल क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। और कंडक्टिविटी में देखा जाए करंट को पास करते हैं कि नहीं, तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं और नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होने की वजह से वो करंट को पास नहीं करते। व्हाट हैपन व्हेन जिंक रिएक्ट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्या होगा जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, और उसकी एक इक्वेशन भी बना के लिखनी है प्रॉपर ऑर्डर में इक्वेशन। तो वो इक्वेशन पे ही सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि किस तरीके से आपको लिखना है। तो ये जो रिएक्शन है ना आपके पास ऐसे लिखा है Zn प्लस H2SO4 gives out ZnSO4 प्लस का H2, और ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे देखना ये हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन के पार्टिकल ये किसके साथ करेंगे, सल्फेट के साथ करेंगे और हाइड्रोजन सल्फेट बना लेंगे, और जबकि हाइड्रोजन गैस को इस तरीके से रिलीज कर देंगे। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन का लिखना है एंड हाउ द मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, और कैसे बनता है। देखो मैग्नीशियम के 12 एटॉमिक नंबर 12 होता है और इसका इलेक्ट्रॉन 282, और ऑक्सीजन का 8 होता है तो 6 and 2। मैग्नीशियम क्या करेगा, डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, और वही 2 इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए, ऑक्सीजन को चाहिए होते हैं। तो ये एक आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और ये आयनिक बॉन्ड बनाता है उसके साथ साथ, तो ये MgO का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट में एक्सप्लेन द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद, मेटल को रिएक्ट करना है आपको ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ, ठीक है। तो अब देखो ये इस रिएक्शन को जरा, ऐसे फर्स्ट रिएक्शन आपके पास लिखी हुई है, ऑक्सीजन के साथ करोगे सोडियम का तो क्या हो जाएगा 4Na प्लस O2, ठीक है 4Na प्लस O2 गिव्स आउट, क्या गिरेगा 2Na2O, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। दूसरे में 2Na, सोडियम को अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन कर दूँ तो क्या फॉर्म्ड होगा 2NaH, यानी ये आपका कास्टिक सोडा भी होता है और हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज होगी। और उसी तरीके से अगर मैंने जिंक को रिएक्ट किया HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो आपके पास क्या होगा, दैट इज ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी इसमें, ठीक है। तो ये रिएक्शंस हैं कुछ, इनको भी याद करना है, उनको याद करना भी ज़रूरी है क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में ये सब ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आ गया, देखो सबसे पहला आ गया एम्फोटिक। एम्फोटिक ऑक्साइड क्या होते हैं और उसके 2 एग्जाम्पल भी देने हैं। तो ऑक्साइड शोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर, ऐसे ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों शो करते हैं उनको हम एम्फोटिक बोलते हैं। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये दोनों ही एम्फोटिक होते हैं। अगर इनकी रिएक्टिव, नेक्स्ट क्वेश्चन में तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल इसको डिफाइन करना है। अ लिस्ट ऑफ मेटल्स आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी, जैसे कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एंड द लीस्ट रिएक्टिव आर ये जो आपके पास है प्लेटिनम और गोल्ड, गोल्ड सिल्वर भी आता है इसमें। What happen when the iron nails are placed in the copper sulfate solution? आयरन नील को अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे एक रिएक्शन फॉर्म होगी, तो ये आपको दिख रही होगी, आयरन डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को ड्यू टू द हाई रिएक्टिविटी, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू द कॉपर, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे देखो FeSO4, ये जो आपका रिएक्शन है Fe प्लस Fe को किसके साथ रिएक्ट करना है, CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ, तो आपके पास क्या हो जाएगा FeSO4 बनेगा और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, कॉपर अलग कर देगा, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन का फॉर्मेशन होना है। नेक्स्ट में लिखा है 15 में, वाई नॉन मेटल फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, नॉन मेटल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों करते हैं, क्योंकि नॉन मेटल शेयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन का टू अचीव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आने के लिए ये रिएक्शन करते हैं, सिंस दे कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते, शेयरिंग करते हैं,
और जो शेयरिंग होती है वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके, कुछ लेंथी क्वेश्चन आ जाएंगे। 5 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। डिस्क्राइब द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो आपको यहाँ पे कुछ दी हुई है, बाकी आपको खुद लिखनी पड़ेंगी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज। जैसे मेटल लस्ट्रस होते हैं, मेल्लेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं और हार्ड भी होते हैं, सोनरस होते हैं। और भी कुछ मिसिंग है वो आपको खुद इंक्लूड करना पड़ेगा, ये छोटे से पार्ट्स में दिया हुआ है। ऐसे ही नॉन मेटल में देखो डल होते हैं, ब्रिटल होते हैं, पुअर कंडक्टर और गुड कंडक्टर भी होते हैं। इनके अलावा देखना एक्सेप्शनल कंडीशन पे फोकस करना पड़ेगा। जैसे लिक्विड स्टेट में कौन कौन मिलता है, तो लिक्विड में आपको मरकरी मिलेगा, नॉन मेटल में ब्रोमीन मिलेगा। आयोडीन शाइन करता है जबकि वो नॉन मेटल है, बाकी नॉन मेटल शाइन नहीं करते। डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कहलाता है। और सोडियम एंड पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इसको इजीली कट कर सकते हो विद नाइफ। और ये रिएक्टिव बहुत होते हैं, लेकिन इनको इसलिए स्टोर करना पड़ता है केरोसिन के अंदर। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम हाउ द मेटल आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। कैसे बनते हैं, तो डायग्राम यहाँ पे नहीं बना हुआ, तो आपको डायग्राम पे फोकस करना होगा, लिखना करना बनाना पड़ेगा। तो इम्प्योर मेटल्स इज मेड एज एनोड। इम्प्योर मेटल को एनोड पे लगाना है, प्योर मेटल को कैथोड पे लगाना है। और जब हम उसमें पास करेंगे करंट को, प्योर मेटल डिपोजिट ऑन द कैथोड एंड इम्प्योरिटीज सेटल एट एनोड मड। और इम्प्योरिटी सारी की सारी एनोड मड पे बन जाएगी। जैसे हम कॉपर की रिफाइनिंग एक एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। व्हाट इज करोजन। अब देखना है कि करोजन क्या होता है। तो करोजन के लिए एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन टेक प्लेस एंड हाउ इट इज प्रिवेंटेड, और कैसे इसको बचाया जा सकता है ये भी बताना है। तो करोजन क्या होता है, ग्रेजुअली डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स ड्यू टू द रिएक्शन विद एयर एंड मॉइस्चर। यानी एयर के साथ या मॉइस्चर के साथ जब ये रिएक्ट कर जाती है तो ये इस तरीके से फॉर्म करती है, रस्टिंग का फॉर्मेशन होता है, रस्टिंग। ठीक है, तो अब जो रस्टिंग की जो इक्वेशन दी है ना उस पर भी फोकस करना। रस्टिंग की इक्वेशन में आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे Fe आयरन का ऑक्सीजन के साथ प्लस वाटर के साथ रिएक्शन होगा, और ये क्या प्रोवाइड करेंगे आपको, Fe2O3 और X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, कितने भी पार्टिकल्स होते हैं वाटर के ये मिक्सअप हो जाएंगे। और इसको प्रिवेंट करने का तरीका है तो पेंट लगा दो, गैल्वेनाइजिंग कर दो, ऑयलिंग कर दो या एलॉय में कन्वर्ट कर दो। तो इसको इन सब चीज़ों से करके आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो, बचा सकते हो। ऐसे ही एक्सप्लेन द टर्म्स। एलॉय क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं और कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, इनको एक्सप्लेन करता है। एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, जिसमें ब्रास को बनाने के लिए कॉपर और जिंक का यूज करता है। आयनिक बॉन्ड होते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी NaCl का फॉर्मेशन होता है। कोवलेंट बॉन्ड जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट में लिखी है, आपको एक्सप्लेन करना होगा, इसको थोड़ा एलेबोरेट करना होगा, लेंदी करना होगा। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में इतनी जल्दी से मार्क्स नहीं मिलता है एक लाइन लिखने के। गिव रीजन सिल्वर आर्टिकल्स बिकम्स ब्लैक आफ्टर सम टाइम। क्यों हो जाते हैं, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड विद द एयर पोल्यूशन। एयर के अंदर जो पॉल्यूशन होता है जिसकी वजह से उसमें कोटिंग क्रिएट हो जाती है जो सिल्वर सल्फाइड की होती है, इसीलिए वो ब्लैकिश कलर में आ जाता है। एल्यूमिनियम की अगर बात करें, एल्यूमिनियम यूज फॉर द एयरक्राफ्ट बॉडीज बनाने में काम आता है। और इसका रीज़न क्या है, इट इज़ लाइट एंड स्ट्रॉन्ग। ये लाइट भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है, जिसकी वजह से इसको यूज़ किया जाता है ये एरोप्लेन्स वगैरह में या उसकी बॉडीज बनाने में। और नेक्स्ट में लिखा है कि कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन वाटर। कैल्शियम क्यों फ्लोट करता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन बबल्स। इसकी वजह से वो उस पर फ्लोट करता हुआ हमें विजिबल होता है, जो दिखाई देता है। ठीक है, ये जो नीचे के क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा, ये सारे 1 मार्क्स में नहीं है, इसलिए आपको इसको लेंथी करना पड़ेगा, इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये आपके पास हिंट दिए हुए हैं केवल, तो इतने में आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता। तो इसलिए फोकस कीजिए, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करना है, और तभी आंसर्स कंप्लीट होंगे इसके, और इसके बारे में लिखेंगे। ध्यान रखिए, अगर कोई भी चीज़ें डाउटफुल आती हैं तो आप उसको बता सकते हैं, यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, और बताना ज़रूरी भी है, उसको इम्प्रूव करना भी बहुत ज़रूरी है। ओके।